हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका 1 वीक हो गया और 1 वीक से कोई वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू मिलने वाली हैं स्क्रीनिंग और जो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए आपको PYQ और साथ ही साथ जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो भी अब आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड अगर आपको पढ़ना है तो भाई 77 वीडियोज़ या मैराथन क्लास की आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपका उत्तराखंड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। स्पेशली जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले आप कर रहे हैं उनके लिए, वैसे तो वो सभी के लिए है, हर एक चीज़ को वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन है PYQ 2020 प्रवक्ता संवर्ग सामान्य तथा महिला शाखा। इसी से शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चनों की शुरुआत। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन एंड मैन। सो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक है और इसके लेखक आपसे पूछा गया है कौन है। बहुत ही फेमस ऑथर है, नेम है। अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तो ये है हमारे ऑप्शन बी, FA फ्रोवेल, फ्रेडरिक फ्रोवेल। ठीक है, एक जर्मन क्या थे, एक जर्मन शिक्षाविद रहे हैं और साथ ही दार्शनिक फिलोसोफर थे, जिन्हें किंडरगार्टन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो किंडरगार्टन आपका ये विधि है, ये स्पेशली छोटे बच्चों के से रिलेटेड है। तो अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन की, जो किंडरगार्टन, ठीक है ना, किंडरगार्टन या किंडरगार्टन जो आपकी यहाँ पे मेथड है वो उसके संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्रोवेल ही है और इन्होंने ही एजुकेशन एंड मैन नाम से पुस्तक को लिखा है। FA फ्रोवेल ने इसको शिक्षा और मानव विकास पर अपने जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनको इस बुक में क्या किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके फ्रोवेल की अगर बात करते हैं, 1837 में जर्मनी में उन्होंने पहला किंडरगार्टन स्टैब्लिश किया था, जो कि छोटे बच्चे स्पेशली 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए था। किंडरगार्टन प्ले ग्रुप जिसे आज के टाइम पे बोला जाता है। इन्होंने बच्चों के शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और भावनात्मक, है ना, इमोशनल विकास पर क्या दिया है, जोर दिया है। और फ्रोवेल ने शिक्षकों को बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मोटिवेट भी किया है, इन्होंने, फ्रोवेल ने। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, इसी से रिलेटेड आप देखो 2020 का ये आपका PYQ है, प्रवक्ता संवर्ग का है, स्क्रीनिंग का। तो इसी में पूछा गया किंडरगार्टन पद्धति या मेथड, है ना, वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो इसके जन्मदाता कौन थे, किंडरगार्टन मेथड के आपके अब संस्थापक या जन्मदाता, जो कि अभी आपको बताया कि इन्होंने 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए इसको स्थापित किया था। कहाँ, जर्मनी में। कब किया था, 1837 में किया था। ठीक है, 1837 में किया था। इन्होंने बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको खेल एक्टिविटी, मतलब स्पोर्ट्स, खेल खेल में सीखना, गतिविधियां एक्टिविटी करके सीखना और प्राकृतिक रूप से सीखने पर उसे आधारित बनाया था। मतलब किस चीज़ पे ये किंडरगार्टन पद्धति आपकी बेस्ड थी, तो ये आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन होती है बच्चों की, वो खेल, गतिविधि और प्राकृतिक रूप से सीखने पर आधारित थी। और इस पद्धति में बच्चों के किन किन चीज़ों पर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। और फ्रोवेल का मानना है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक वातावरण में सीखने से उनका जो कंप्लीट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, बेहतर, है ना, समग्र विकास क्या होता है, अगर उनको बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाए और क्रिएटिविटी, रचनात्मक वातावरण, एनवायरनमेंट अगर उनको मिलेगा तो वो उनका क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और जो विकास है मतलब वो अच्छे से हो पाएगा, ये इनका मानना था। तो ये कौन थे, FA फ्रोवेल यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, मैं इसी चीज़ में लगी हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड का, कि आप लोगों को एक बेहतर क्लास मिले। सो टीचिंग स्किल यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है।
टीचिंग स्किल्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। क्या विकसित होता है? अगर हम टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, मैं छोटे बच्चों को स्पेशली पढ़ा रही हूँ, या आप मतलब किसी को भी अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम अपने टीचिंग में थोड़ा सा अपनी स्किल्स में चेंज करें, हम अपने बताने के तरीके में चेंज करें, तो उससे क्या वो किस में आपका जो है डेवलप होगा, तो वो हमारी टीचिंग में होगा। किस में होगा? टीचिंग। शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल्स के प्रयोग से हमारी जो टीचिंग है वो डेवलप होगी, और टीचिंग डेवलप होती है तो बच्चे ईजिली सीख जाते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षकों के द्वारा छात्रों को ज्ञान और कौशल सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक तरीका, एक टेक्निक होती है। ठीक है, आप में से कई लोगों को मेरे जो उत्तराखंड वाली आपको मैंने क्लासेस कराई हैं वो काफ़ी पसंद आई हैं, है ना। किसी को नहीं आई होंगी, तो वो मेरी टीचिंग स्किल है और मैं हमेशा इम्प्रूव उसमें करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस हो गया है एक बार, नहीं, उस पर जितना हम अच्छा कर सकते हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब टीचिंग स्किल्स के प्रयोग से क्या क्या होता है? छात्रों को, एक तो छात्र, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अपनी टीचिंग स्किल्स का यूज़ कर रही हूँ, तो छात्रों की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में हेल्प मिलेगी। हम मतलब टीचिंग स्किल्स की मैं बात कर लेती हूँ, तो टीचिंग स्किल्स का अगर हम टीचिंग में यूज़ कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, उनका जो माइंड होता है वो फोकस्ड होता है कि हाँ मैम क्या पढ़ा रही हैं, या कोई भी टीचर हो वो क्या पढ़ा रहा है, मतलब हमें हेल्प होगी बच्चों को अपनी और उनकी उस टीचिंग, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना, उनका ध्यान, उनका फोकस करना। ज्ञान को आसानी से समझने में मदद मिलती है या समझाने में भी मदद मिलती है। अब भाई मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, हमें किसी को पढ़ाना है तो खुद पढ़ना पड़ता है ना, बिना पढ़ाए तो कोई भी ऐसे नहीं पढ़ा सकता। तो जो मेरे अंदर नॉलेज है, अगर मैंने उसे पढ़ा है, मैंने उसे अपनी एक स्किल्स में चेंज किया है, टीचिंग स्किल्स को टीचिंग स्किल्स के थ्रू मैं उससे पढ़ा रही हूँ, तो अपनी नॉलेज को बहुत ईजी तरीके से मैं बच्चों को समझा सकती हूँ, है ना। तो ये हेल्प मिलती है। तीसरा क्या होता है कि छात्रों की गतिविधियाँ और भागीदारी, मतलब अगर मेरी टीचिंग स्किल इतनी अच्छी है, यूज़फुल है, तो बच्चे क्या होंगे, हर एक एक्टिविटी हो, हर चीज़ में क्या करेंगे, वो गतिविधियों में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट्स करेंगे, उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। और शिक्षकों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है, मतलब अगर टीचर की टीचिंग स्किल अच्छी है, उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो भाई वो प्रभावशील, इफेक्टिव होता है, उसमें ग्रोथ होती है ना। बट मतलब हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है। एज एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, एक्स्ट्रा फैक्ट किसी को पसंद आता है, मैक्सिमम को पसंद आता है, मैक्सिमम को नहीं। अगर मैं टिक 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 कर दूँ तो शायद नहीं आए, है ना। चर्चा करना किसी चीज़ पे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ टीचिंग स्किल पे, डिस्कशंस करना, मैं कोई चीज़ आपको यहाँ पे प्रदर्शन कर दूँ, शो कर दूँ इमेज, जैसे अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ और मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का मैप बना दूँ या मैप दिखा दूँ। गतिविधियों का आयोजन करना, है ना, एक्टिविटीज़ के थ्रू वहाँ पे हम वो कर सकते हैं। कौन कौन से टीचिंग स्किल्स हो सकते हैं? अब पढ़ाने के बाद लास्ट में मैंने बोल दिया भाई एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में करिए, नहीं करते हैं, लेकिन मैं इवेल्युएट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मूल्यांकन करती हूँ कि क्या आपको वो चीज़ समझ में आई जो मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग उस चीज़ को वहाँ पे करते ही नहीं है, है ना। तो ये तो हो गई चलो ऑनलाइन की बात। बाकी ऑफलाइन में तो ये चीज़ें होती हैं कि जैसे बच्चों को पढ़ाया उसके बाद इवेल्युएट क्वेश्चनिंग की जाती है, मतलब हर तरीके से उनसे पूछा जाता है तो वो अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2020 का ही है, वैल्यू वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से, तो मैं बता दूँ जो वैल्यू शब्द है ये वैलेयर से बना हुआ है, और जो वैलेयर है ये क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है ये? लैटिन भाषा के वैलेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है मूल्यवान होना या योग्य होना। ठीक है,
ये जो शब्द है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के महत्व और उपयोगिता को दर्शाता है कि भाई वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर मेरा चैनल आपको कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो इसकी एक अच्छी वैल्यू है। मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ और आप उसे समझ पा रहे हैं तो उसकी भी एक वैल्यू है, उसकी भी एक महत्वता है, एक उपयोगिता है। तो ये जो वैल्यू शब्द है भाई, हमारे जीवन में किसी न किसी की वैल्यू, मूल्य होता है ना, महत्व होता है, उपयोगिता। तो क्या दर्शा रहा है कि वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है। आप बताइएगा इसकी उत्पत्ति किसी वेलेयर से, VALERE यहाँ पर ध्यान रखना है। शिक्षा और समाज में वैल्यू अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो शिक्षा और जो समाज होता है इसमें जो मूल्य है, आपका जो वैल्यू है, इसका मतलब होता है कि जो मॉरल आपकी क्वालिटीज़ हैं, नैतिक गुण हैं और आदर्श हैं और आचरण से होता है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, शिक्षा और समाज में वैल्यू का मतलब होता है नैतिक गुण, आदर्श और आचरण से, जो जीवन को क्या करते हैं, एक सही मार्ग देने में या सही दिशा में प्रेरित करते हैं। अगर आपके जो नैतिक गुण हैं वो अच्छे हैं, आदर्श अच्छे, आपका आचरण अच्छा है, तो वो आपको सक्सेस प्रोवाइड कराता है और आपको समाज में एक अच्छा पद देता है। तो मतलब एक सही दिशा की ओर आपको मोटिवेट करता है। तो ये है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्पज से वैल्यू यानी कि मूल्य का। तो आपको एक वैसे भी समझाया और एक से भी समझा, और इन सभी चीज़ों का, नैतिक गुण, आदर्श और आचरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और उपयोगिता होती है। ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन लव सेट बाय। तो यहाँ पर बोला गया है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था किसने? तो डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन लव सेट बाय, किसने कहा है? तो ये यहाँ पे कहा है आपके एक स्विस शिक्षाविद और दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने शिक्षा में अनुशासन की महत्व पर जोर दिया है। इनका नाम है हेनरिक, क्या है भाई पूरा नाम? हेनरिक पेस्टोलॉजी। ठीक है, हेनरी पेस्टोलॉजी हैं। ये एक स्विस, कहाँ के हैं? स्विस के हैं। स्विस क्या हैं? आपके शिक्षाविद और दार्शनिक जिन्होंने शिक्षा के अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ना कि डर या दंड। ये सही है। कई बार होता है ना कि भाई इतना डर और दंड दिखा दिया जाता है और बोला जाता है कि अनुशासन में रहो, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आप किसी को प्यार से अनुशासन में रखना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझाते हैं, तो वो रहते हैं। और पेस्टोलॉजी कहते हैं कि अनुशासन बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल भाई, अगर अनुशासन ही नहीं है, बच्चे के अंदर अनुशासित वाला गुण ही नहीं है, तो फिर वो सही दिशा से मतलब वो अच्छी दिशा में नहीं जाता, वो अपना रास्ता भटकने लगता है। अनुशासन प्रेम और समझ से बनता है, ना कि डर से। बिल्कुल है भाई। अगर भाई मैं आपको कितना भी बोलूँ कि आप ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ करो, वो करो, तो वो नहीं। तो जब तक आपको मतलब एक होता है ना कि छोटे बच्चों को स्पेशली कच्चा घड़ा होता है, जैसा उसे आप शेप देंगे वैसा बनेगा। तो वही चीज़ है, डर दिखाओगे तो बच्चा फिर और क्या बनता है? निडर बनता है। और अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है। शिक्षकों को बच्चों के विकास में सहायक बनना चाहिए, ये पेस्टोलॉजी का कहना है। और पेस्टोलॉजी ने विचारों, जो पेस्टोलॉजी के विचार हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगर स्कूलों में भी बात की जाए कि कई बार बच्चों को डरा दिया जाता है, ऐसे केसेस भी आते हैं, तो भाई वहाँ पे डिसिप्लिन, डराना डिसिप्लिन नहीं होता कि डरा धमका कर बच्चे को शांत किया जाए। तो उसे कुछ चीज़ें होती है, बच्चे को अगर आप प्यार से समझाओगे तो वो समझते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो ये अगर डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, हाउ मैनी एरियाज इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 है। 9 स्तंभ हैं इसके। ठीक है, ब्रॉडबैंड हाईवे है, ब्रॉडबैंड हाईवे,
मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सभी के लिए सूचना, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, नौकरियों के लिए आईटी, ठीक है, और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, ये सारे थे। और जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है आपसे पूछा जा सकता है। 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, डिजिटल से आपको पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बुनियादी स्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ CIET। CIET का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। ये जो CIET है NCERT के अंतर्गत एक संस्थान है जिसका उद्देश्य शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना है, और ये डिजिटल सामग्री, ई लर्निंग, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करना है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एजुकेशनल, T फॉर टेक्नोलॉजी। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक वॉज, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, सो इसे शॉर्ट में NIC बोला जाता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक की बात करते हैं। 1995 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। देश भर में अपने सेवा केंद्रों की स्थापना इसमें की गई है। इसका उद्देश्य है सरकारी संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना, जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके। NIC के इन केंद्रों में डिजिटल इंडिया की नींव भी रखी गई है और अलग अलग सरकारी परियोजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इससे निभाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो टीचर्स के लिए जो है आपका जो ये पुरस्कार शुरू किया गया था, नेशनल अवार्ड फॉर ऑफ टीचर्स वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्कृष्ट शिक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है, और ये पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और ये पुरस्कार शिक्षकों को प्रेरित करने और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है ना, एक तरीके से एक मोटिवेशन है। और इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की नगद राशि के रूप में मिलता है। विच वन इज़ हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। विच वन इज़ हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो देखो भाई, अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी आपकी इसमें शामिल होती हैं। प्रोजेक्ट वर्क में एक तरीके से टीम वर्क होने लगता है, तो ये भी सही। स्पोर्ट्स बिल्कुल, इसके थ्रू भी बच्चे जो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी है ना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचार, नेतृत्व, टीम वर्क, कौशल को डेवलप कर रहे हैं, जबकि परियोजना कार्य जो है विश्लेषण, समस्या समाधान, सृजनात्मकता कौशल को डेवलप करते हैं। जो हमारा स्पोर्ट्स होता है वो शारीरिक, मानसिक विकास के साथ साथ टीम वर्क और अनुशासन की भावना को बढ़ाता है, जिससे आत्मविश्वास, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वही है, अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों को करवाते हैं, है ना, तो इससे उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व विकास होता है। क्या क्या चीज़ें होंगी, संचार, कम्युनिकेशन होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है, टीम वर्क आता है, मतलब ये इन स्किल्स को वो उनके अंदर डेवलप होते हैं। और प्रोजेक्ट अगर कार्य देते हैं
भाई एनालिसिस होता है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती है, क्रिएटिविटीज़ नई नई यहाँ पे स्किल्स रचनात्मकता का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। खेल में बच्चे शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के साथ साथ टीम वर्क और अनुशासन की भावना को बढ़ाते हैं, जिससे उनमें एक आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आत्मविश्वास। कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप जो स्किल्स या क्वालिटी होती है उसमें ग्रोथ भी होती है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डोमेन ऑफ लर्निंग इज नॉट कवर्ड बाय CAI? कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? हाँ भाई, तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हम कंप्यूटर सह अनुदेशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना, जो मेन कॉग्निटिव सोचने की प्रक्रिया और क्रियात्मक व्यवहारिक क्रियाएं क्षेत्रों में होता है, लेकिन भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव और साइकोमोटर्स होता है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन्स वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, अधिगम को इफेक्टिव फॉर्म्स में डेवलप नहीं कर पाता है। जो भावात्मक क्षेत्र होता है, जैसे भावनाएं हैं, वैल्यूज़ हैं, इनका प्रभाव कम होता है क्योंकि ये मानव संबंधों और सामाजिक अनुभवों पर निर्भर रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच वन इज़ नॉट टीचिंग मेथड इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं किसकी भाई, टीचिंग मेथड्स की, तो टीचिंग मेथड्स में आपका प्रोजेक्ट होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशंस होता है, प्रदर्शंस होता है और ह्यूरिस्टिक्स होता है, लेकिन आपकी स्टोरी टेलिंग नहीं है। स्टोरी जो आपकी ये टेलिंग है ना, ये टेक्निक है, तकनीक है। टीचिंग की एक तकनीक होती है, टेक्निक है, मेथड्स नहीं है। मेथड्स नहीं है, ये क्या आपकी टेक्निक है। कहानी आपका क्या है, कहानी कथन है, टीचिंग टेक्निक होती है, लेकिन इसे औपचारिक शिक्षण विधि जैसे प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है और ह्यूरिस्टिक है, इसमें शामिल नहीं किया जाता। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? वे होती हैं जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव सक्रिय रूप से शामिल करती, जैसे प्रोजेक्ट कार्य बच्चे ग्रुप में मतलब अभी आपने पढ़ा है, प्रदर्शन शो के थ्रू भी होता है, ह्यूरिस्टिक अन्वेषण जिसे बोलते हैं। कहानी कथन आमतौर पर किसी विषय को रुचिकर या रोचक और उसे समझने में आसान बनाने के लिए एक सहायक टेक्निक है कि हम किस टेक्निक के थ्रू आपको यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछना भी एक टेक्निक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CAI में फैसिलिटेट द फॉलोइंग, मतलब CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुगम बना सकती किसको? तो ये किसको सुगम बना सकती है, ये पूछा गया है। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, सेल्फ पीसिंग एंड लर्निंग, स्वगति से सीखना, पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड इन लर्निंग। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सही हैं। देखो भाई, अगर बात करते हैं CAI, ये क्या किस चीज़ को सुगम बना सकता है? व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना और अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता का ध्यान देना। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये रिपीटेशन, पुनरावृत्ति और अभ्यास की सुविधा, तात्कालीन प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, विविध और आकर्षक सामग्री प्रदान करती है जिससे सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है, छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये हेल्प करती है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 40, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? विच इज़ नॉट टीचिंग स्किल ऑफ द फॉलोइंग। सो टीचिंग स्किल्स की यहाँ पे बात हो रही है ना। जब माइक्रो टीचिंग होती है ना, जब माइक्रो टीचिंग होती है, जब आप B.Ed करते हैं तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण होता है। माइक्रो मतलब कम टाइम के लिए। तो आप देखो भाई, माइक्रो टीचिंग एक क्या है, आपका ट्रेनिंग टेक्निक होती है। क्या होती है? प्रशिक्षण तकनीक है, जिसका जो एम होता है, जिसका जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, वो जो टीचर्स हैं उनके टीचिंग स्किल्स का डेवलप करना, उनका विकास करना है, जिससे वे प्रभावी ढंग से इफ़ेक्टिव फॉर्म्स में टीचिंग कर सकें।
इसमें अब ऐसा आता है, मान लो भाई आपके 50 बच्चे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जब मिलते हैं बीएड में एंट्रेंस देने के बाद तो 50-50 होते हैं, जिसमें से 25 साइंस के लिए, 25 ऐसा कुछ आर्ट्स के लिए, ऐसा कुछ है ना। और इस 25 में आपके आर्ट्स प्लस कॉमर्स वाले आ जाते हैं और 25 में आपके साइंस साइड वाले आते हैं। फिर कैटेगरी वाइज और सीट्स आपकी डिवाइड होती है, फिर उन पे लगती है मेरिट। तो भाई जब आपके 50 स्टूडेंट हैं, है ना, किसी कॉलेज में अगर आपके बीएड के एक उसमें बैच में आपके 50 बच्चे हैं, अब इन 50 बच्चों का मान लो भाई 10-10 का या 6-6 का हमने ग्रुप बना लिया, तो आपस में ही समूह में, ग्रुप्स में अभ्यास, टीचिंग छोटे छोटे ग्रुप्स में बट करके, है ना, 6-7 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में अपनी टीचिंग करना और उसके बाद उसमें क्या करना, सुधार करना। इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो टीचिंग, और स्किल्स वहाँ पे सीखी जाती हैं। ठीक है, आपकी स्किल्स वहाँ पे डेवलप होती है। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो त्रुटि पता चलती है कि गलती कहाँ पर हुई, इससे आत्मविश्वास आता है, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट होता है ना। अब जो टीचिंग स्किल्स होते हैं वो प्रश्न पूछना, चर्चा करना, व्याख्यान देना, अभ्यास करना, ये सारी आपकी क्या है, टीचिंग स्किल्स में आती हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो सेट इंडक्शन ऑप्शन बी वाला नहीं है। सत्ता की आलोचना करना, उद्दीपन भिन्नता भी है, स्टिमुलस वेरिएशंस भी होता है, और प्रोबिंग क्वेश्चन, खोजपूर्ण प्रश्न भी होते हैं, लेकिन आपका सेट इंडक्शंस नहीं होता है, विन्यास प्रेरणा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पज़ ऑफ माइक्रो टीचिंग इज़, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य, देख लो भाई ये जो क्वेश्चन आए ना 2020 के स्क्रीनिंग में पूछे गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताइएगा। अगर मैं बात करती हूँ सूक्ष्म शिक्षण, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक सेकंड देखो, सत्ता की ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे ना, थोड़ा सा गड़बड़। स्टिमुलस होता है, सेट इंडक्शन होता है, प्रोबिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन आपका ये वाला नहीं होता है कि सत्ता की आलोचना करना, ये टीचिंग स्किल्स में नहीं है। ये एक विश्लेषणात्मक या समाजशास्त्री अवधारणा कॉन्सेप्ट होती है जो शक्ति के संबंध और संरचनाओं की जांच करती है। शिक्षण कौशलों में तो उद्दीपन, भिन्नता, विन्यास, प्रेरणा और खोजपूर्ण प्रश्न ये शामिल होते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग बनाते हैं, जिससे छात्रों को सीखने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे टीचिंग स्किल्स, और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है, तो फिर आलोचना वाला नहीं होता है, वो आपका विश्लेषणात्मक एनालिसिस अलग हो जाता है, तो ये सही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य होता है क्या, ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षण कौशलों का डेवलप करना, डेवलप द टीचिंग स्किल्स, जो हमारी टीचिंग स्किल्स होती है उनको डेवलप करना, इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन थ्योरी गिवन बाय फॉलोइंग। तो निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। ऑप्शन डी बीएफ स्किनर, है ना। अभिक्रमित अनुदेशन जो दिया है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। किससे, अब ये भी ध्यान रखना है कि जो ये आपका अभिक्रमित अनुदेशन है ये किसके सिद्धांत पर है, बीएफ स्किनर के, जो कि किससे संबंधित है, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म से संबंधित है। इसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर जोर दिया जाता है। मतलब जो आपकी जितनी भी आपकी टीचिंग मटेरियल है ना, उस टीचिंग मटेरियल को छोटे लेयर, चरणों में क्या कर दिया जाता है, बांटा जाता है, और फिर सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जो कि अभिक्रमित, अगर बात करते हैं ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन
किस पर आधारित है? तो व्यवहारवाद पर आधारित है। अब आते हैं भाई इस क्वेश्चन पे जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। अब कैसे कंफ्यूज करेगा? अब बात करते हैं यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात कर रहा है। तो इसकी जो सिफारिश की थी 1948-49 में, जो राधाकृष्णन आयोग बना था, उसी ने इसकी गठन की सिफारिश की थी। अब फिर ये गठित भी होता है आपका 28 दिसंबर 1953 को गठन होता है, लेकिन एक स्वायत्त संस्था के फॉर्म में नहीं। आप लोगों ने कहीं कहीं पे पढ़ा होगा, नहीं भाई अभी आप कमेंट करने लग जाओगे, नहीं 1953 में हुआ था, लेकिन एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था इसे कब बनाया गया था? 1956, तभी इसका आयोग ने आंसर भी यही माना। एक वैधानिक, देखो वही मैं बोल रही हूँ कि एक वैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित कब किया गया था? 1956 में, है ना, जिससे ये सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को देखरेख में लेके आया था। ऑप्शन हो जाएगा फिर यहाँ पर बी ही लगाएंगे, क्योंकि आयोग ने आंसर बी माना। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, 2020 वाली पॉलिसी ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन बनेगा इस बार। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन्वेस्टिस एजुकेशन एज एन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का विचार किया गया है किसके रूप में? प्रत्यागमन के रूप में, रिटर्न के रूप में, इन्वेस्टमेंट निवेश के रूप में, नेशनल प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, सोशल प्रोग्राम सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें शिक्षा को निवेश के रूप में देखा गया, इन्वेस्ट के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य क्या था? देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और ये नीति मानती है कि शिक्षा में निवेश से मानव संसाधनों का विकास होगा और जिससे उत्पादकता और नवाचार बढ़ेगा, और इसी के तहत सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाने, साक्षरता बढ़ाने और विज्ञान व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया गया था। इसे भविष्य के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच अप्रोच इज इन्वॉल्व इन टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? भाई एड्स क्या है? मल्टी सेंसरी अप्रोचेस एक शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहु इंद्रिय उपागम। ये शिक्षण सहायक सामग्री उपागम से इसका संबंध है। एक शिक्षण विधि है ये, जिसमें छात्रों को अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है, जैसे कि दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और गति। शिक्षण सहायक सामग्री इसी उपागम से संबंधित है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है। जैसे कुछ होती हैं आपकी दृश्य सामग्री, कुछ होती हैं श्रवण सामग्री, कुछ होती है स्पर्श सामग्री और कुछ होती है गति सामग्री। अब दृश्य के अंतर्गत जिनको, जैसे कि कोई चित्र है, कोई वीडियो है, जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं वो दृश्य सामग्री है। और जिसको हम सुन रहे हैं, ध्वनि, कोई रिकॉर्डिंग है, एज एग्जाम्पल रेडियो, उसे आप सुन सकते हो, टीवी आप देख सकते हो, है ना, तो फिर वो ध्वनि क्या है? आपकी श्रवण सामग्री में आ जाती है। कोई मॉडल है, चार्ट है, जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसे आप बोलते हैं स्पर्श सामग्री। एनिमेशंस है तो ये आपकी गति सामग्री में आती है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ली थायर द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बाय द कैटेगराइज्ड इनटू। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है कितने भागों में? बताइएगा। तो इन्होंने जो है संप्रेषण के 4 मूल कार्य बताए हैं, जो संप्रेषण की प्रक्रिया और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सूचना देना, फर्स्ट क्या है आपका? सूचना देना, फिर प्रेरित करना, मनोरंजन करना और प्रभावित करना।
सूचना देना, सूचना से वो प्रेरित हुआ, प्रेरित से फिर क्या हुआ, एंटरटेनमेंट किया, उसने एंटरटेनमेंट किया, मनोरंजन किया और उस चीज़ से फिर इफेक्ट हुए। तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो इमोशंस है उनको साझा कर सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है, उनका मनोरंजन कर सकता है, उनके दृष्टिकोण या विचारों को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये आपको बता दिया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी कब? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था अध्यापक शिक्षा को सुधारना, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी को बढ़ाना। इसे एक वैधानिक निकाय का इसका जो गठन हुआ 1973 में इसका गठन हुआ और वैधानिक निकाय से बनाया गया था 1993 के अधिनियम के द्वारा, और 1995 में से इसने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। इसका उद्देश्य था अध्यापक शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना और शिक्षा संस्थानों की मान्यता सुनिश्चित करना। कोठारी कमीशन वॉज सेटअप इन, कोठारी आयोग का गठन किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो और इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? इस आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत की शिक्षा प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करना और उसमें सुधार के लिए सिफारिशें की थी इसने। 1964 में ये गठित हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज बाय एस्टैब्लिश इन ऑल स्टेट हु सजेस्ट इट, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ये सुझाव किसका है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन या नन ऑफ दीज? तो भाई अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 23, तो जो हमारा कोठारी आयोग, ऑप्शन होगा बी, 1964 से 66, 64 में बना, 66 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुझाव दिया था कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो हायर एजुकेशन हो उसको शिक्षा को व्यापक और समग्र बनाया जा सके, ऑप्शन बी। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो द मेन फैक्टर ऑफ द टीचिंग वर्क आर, जो टीचिंग वर्क होता है ना, उसके मेन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर पहले टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, अभी आपका जो हो गया है वो है क्या मतलब मुख्य घटक पूछ रहा है। मुख्य घटक में आपका टीचर स्टूडेंट्स करिकुलम, ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स करिकुलम होगा, तो छात्र केंद्रित है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं, इन तीनों के बीच एक परस्पर संवाद, सहभागिता से इफेक्टिव टीचिंग और अधिगम की लर्निंग की प्रोसेस प्रक्रिया को संचालित किया जाता है या होती है। नेक्स्ट है आपका द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से, मतलब क्षेत्र है, तो स्कोप क्या है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। तो मूल्यांकन जो होता है, जो इवैल्यूएशन होता है वो विस्तृत फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रॉड होता है, ठीक है, क्योंकि ये केवल शैक्षणिक उपलब्धि तक नहीं सीमित होता बल्कि जो स्टूडेंट होता है उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक साथ में भावनात्मक विकास को भी शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं? विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सो अगर बात करते हैं कि टीचिंग एक आर्ट है, बिल्कुल एक आर्ट है, टीचिंग प्रशिक्षित किए जा सकते, टीचिंग कैन बी ट्रेन बिल्कुल किया जा सकता है, टीचर आर बर्थ बोर्न, भाई टीचर जन्म से टीचर थोड़ी ना हो जाएगा, कोई डॉक्टर थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है ना। अगला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? वुड घोषणा पत्र के द्वारा, वुड डिस्पैच, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या एजुकेशन कमीशन शिक्षा आयोग?
तो भाई बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो कॉन्सेप्ट आया था, जो अवधारणा आई थी 1952 एंड 53 में, जो मुदालियर आयोग था, ऑप्शन सी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसी ने इसको प्रस्तुत किया था और इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यार्थियों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यावसायिक और अकादमिक दोनों ही टाइप की एजुकेशन प्रदान करना क्या था, इसका उद्देश्य था। इसीलिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत हुआ। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, बताइएगा। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ रूसा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है रूसा की फुल फॉर्म। तो एक ये जो है केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। और उद्देश्य देश में उच्च हायर एजुकेशन की गुणवत्ता, क्वालिटी और बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करना था रूसा का काम। तो इसके फुल फॉर्म है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का बी, यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टास्क ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो भाई देखो प्रोसेसिंग टेस्ट डाटा, परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करना भी है, फॉर ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, मूल्य परीक्षण हेतु भी है, वैल्यू डेवलपमेंट, तो वैल्यू कैसे डेवलप कर देगा भाई, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सप्लीमेंट्री टीचिंग, शिक्षण की न्यायपूर्ण, तो ये वाला न्यूनापूर्ति वो भी आपका सही है, ठीक है। क्योंकि मूल्य जो डेवलप होते हैं ना वो ह्यूमन ही कर सकते हैं, वो इंसान के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो सामाजिक सहभागिता है और व्यक्तिगत निर्णय है, इससे डेवलप करने में तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू whom द क्रेडिट इज गिवन फर्स्ट टू इंडिकेट नीड ऑफ हायर एजुकेशन इन द विलेजर्स। तो भाई ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता, जो कि आपने पहला जो कमीशन पढ़ा होगा वो आपका पहला हमारा जो आयोग था शिक्षा आयोग, उसी से ही इसकी शुरुआत की होगी आप लोगों ने। सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इस स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा आयोग बना था वो था हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, ऑप्शन डी। इसी ने सबसे पहले जो गांव हैं, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को इंगित किया था, और आयोग ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के विकास और विस्तार पर जोर भी दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को गति मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मेन फोकस एरिया ऑफ एनसीटी, तो एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसका कार्य क्षेत्र है शिक्षा प्रणाली से है, किससे है, शिक्षा प्रणाली, और शिक्षा प्रणाली से, और उसका उद्देश्य देश में शिक्षा के मानकों को सुधारना और बनाए रखना। एनसीटी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता और नियमन से संबंधित कार्य करता है। तो ऑप्शन टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे भाई सैम पित्रोदा। यह आयोग 2005 में स्थापित हुआ। उद्देश्य क्या था, ज्ञान आधारित, है ना, अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सुधार करना। साला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो शाला जो दर्पण है, साला दर्पण परियोजना का संबंध जो प्रोजेक्ट है इज रिलेटेड टू, सो क्वेश्चन नंबर 34, साला दर्पण परियोजना का संबंध केंद्रीय विद्यालयों से है। ऑप्शन ए
ये एक ICT आधारित प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को डिजिटल फॉर्म में संचालित करना, ताकि पारदर्शिता, दक्षता तथा सूचना है ना, इन तक आसान पहुंच क्या की जाए, सुनिश्चित की जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच clause of RTE Act 25% seats reserved for economically backward children and non-aided private schools। RTE एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? किस एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 का C, आपका 12(1)C, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल जेंडर एटलस इज रिलेटेड टू द गर्ल्स ऑफ। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मुस्लिम्स कम्युनिटी या ऑल ऑफ दीज। तो डिजिटल जेंडर की अगर बात करते हैं, आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी। डिजिटल जेंडर एटलस अलग अलग जो विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य डेटा आधारित जानकारी प्रदान करना, ताकि लिंग जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ की जिससे संबोधित किया जा सके, ताकि लिंग असमानताओं को क्या किया जा सके, संबोधित किया जा सके, इसके लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार था। तो जवाहर नवोदय विद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ, किसकी सिफारिश के आधार पर इनका गठन हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो आधार था, वो बेस था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। और इसी नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी, और हर एक ज़िले में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा कॉन्सेप्ट नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही प्रकट हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 सितंबर 1952 को LS मुदालियर की अध्यक्षता में, जो कि राधाकृष्णन कमीशन में भी जो 10 मेंबर थे उनमें से एक प्रमुख मेंबर थे ये मुदालियर, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, LS मुदालियर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 23 सितंबर 1952 को जो है इनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, जो इसके अध्यक्ष होने के। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधारों की सिफारिश करना। देखो, जो हमारा स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग बना वो था राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में बना, इसीलिए उसे राधाकृष्णन बोला है। उसका हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है उसमें सुधार करना। फिर माध्यमिक बनाया तो वो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना, सुधार की सिफारिश की थी इसने। और आयोग ने संतुलित पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने में ध्यान दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई LS मुदालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन कमीशन वॉज मेनली रिलेटेड टू। तो अभी जस्ट मैंने बताया भाई, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं। तो राधाकृष्णन कमीशन वॉज मेनली रिलेटेड टू, अभी 2020 वाली पॉलिसी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो राधाकृष्णन कमीशन वॉज मेनली रिलेटेड टू द ऑप्शन सी, हायर एजुकेशन। ठीक है, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, सुधार की सिफारिश, और इस आयोग ने विश्वविद्यालयों की संरचना, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी किसने?
तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यहाँ पर एनकेसी। एनकेसी ने नेशनल नॉलेज कमीशन बना था, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वर्ष 2007 में इसकी स्थापना, इसकी सिफारिश की थी और इसका उद्देश्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप और बेहतर बनाया जा सके। तो एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका यहाँ पर 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बताओ भाई किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों की परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये है पूरा का पूरा आपका 41 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सुनने देखने को मिली होंगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था PYQ, यहीं से शुरुआत। डेली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह हर चीज़ की वीडियोस मिलेंगी। अभी फ्री हूँ तो अब आपको कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, किसी भी चीज़ की, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन देते हुए जा रही हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में करिएगा कि जो हमारा स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था वो था राधा कृष्णन आयोग। उसके अध्यक्ष, है ना, उसके अध्यक्ष तो थे राधा कृष्णन। अब उसके सचिव कौन थे? सचिव का नाम बताना है। दूसरा आपने बताना है, चले पहला क्वेश्चन ये आप आंसर दीजिएगा, सचिव कौन थे। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।